ओम श्री सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि। ये 2 ग्रह कार्य हमारे आए हैं, ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं फिर। जनैकता, जनैकता, हाँ जनैकता में मदर ऑफ ड्रैगन जी आई नहीं होगा, ए होगा, उसको देख लीजिएगा। राज एश, तो इसमें हम आई लगाएंगे। जब हम आ के बाद ए लेके आएंगे तो राजेश में राजईश ऐसा होगा। महौजसः, महा प्लस ओजस, ये सही है। वनौषधि सही है। देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, ये सही है। यानी संधि अति उत्तम, अत्युत्तम, आदि, इत्यादि, मधुअरि, मध्वरि, इत्यलम, इत्यलम, अनुआगच्छति, अन्वागच्छति, ये दोनों सही हैं आपके, बहुत बढ़िया। अब कृष्णा जी का देखते हैं। तथा प्लस एव, तथैव, इति प्लस आदि, इत्यादि, तत्र प्लस एव, तत्रैव, जल प्लस ओघ, जलौघ, अति प्लस अल्प, जल। बहुत बढ़िया, इनका पूरा सही है। ये और कोई थैंक यू लेके आया हो, आचार्य। और कोई लेके आया हो तो पोस्ट करें। हमारे जो मतलब भाई हैं वो लोग नहीं करते हैं। अब आप लोग, मुझे लग रहा है कि दिन भर इसी में लगे रहते हैं क्या, डिस्कॉर्ड में। मैं जब तब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वॉइस चेक चल रही होती है। खैर, जल्दी जाने दीजिए। पिछली कक्षाओं से हम संस्कृत संधि को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के विभिन्न वृद्धि संधि को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा, और साथ में ही हमने पिछली कक्षा में यण संधि को भी समझा था, जिसके माध्यम से हमने ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा, इन दो उदाहरणों को, इन दोनों शब्दों को समझा। आज की कक्षा में हम उसके आगे चलेंगे और साथ में ही आज की कक्षा के अंत में हम एक नया शब्द रूप सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो पुराने जो शब्द रूप आपको दिए गए थे, जैसे कि पुल्लिंग राम, अकारांत पुल्लिंग राम, आकारांत स्त्रीलिंग रमा, और अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग फलम या फल शब्द, और साथ में अस्मद शब्द और युष्मत शब्द, या आपने स्मरण कर लिए होंगे। और साथ में हम धातु रूपों में 3 धातुएं पढ़ चुके हैं, 3 लकार पढ़ चुके हैं, लट लकार और लृट लकार और लोट लकार। ठीक है, तो चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन बता दीजिए दिख रही है कि नहीं, कंफर्म कर दीजिएगा। ये दिखने लगी? जी आचार्य जी, प्रणाम। जी नमो। चलिए, तो कल की कक्षा में हमने यण संधि को पढ़ा था, तो एक बार हम जो हमारी कल की कक्षा उसका एक बार फिर से अन्य उदाहरणों के माध्यम से, कुछ नए उदाहरणों के माध्यम से एक बार रिवीजन जैसा कर लेते हैं, ताकि आपको अधिक स्पष्टता हो। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं। आज मैं कुछ नए उदाहरण आपको देने लगा हूं जहां पर अधिक समस्या होती है। चलिए, तो उदाहरण है हमारा, कुछ ज्यादा बड़ा लिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं। तो हमारा उदाहरण है, यदि, यदि प्लस अस्ति, यदि प्लस अस्ति, लिख दिया मैंने, अस्ति। तो ये उदाहरण है, ये हमको क्या करना है, बनाना है। अभी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर विच्छेद देखने के तुरंत बाद आपके मन में अगले 5 सेकंड में इसका उत्तर आ जाता है, तो समझ लीजिए आप संधि में पारंगत हो रहे हैं। क्योंकि मतलब हमें क्या है, इस प्रकार से सीखना है कि शब्द देखते ही हमें उत्तर हमारे दिमाग में आ जाए, या फिर हम कहें कि मान लीजिए मैं कहीं पर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा था
चलिए मैं लिख देता हूँ, कल भी बताया था मैंने, जैसे मैंने लिखा प्रत्येकः। तो इसको देखकर तुरंत यानी समस्त पद हो चाहे विच्छेद पद हो, दोनों को ही देखकर आपके मन में दो चीजें तो स्पष्ट हो जाएं कि इस शब्द में संधि कौन सी है, मतलब इन दोनों में संधि कौन सी है, तो यण संधि है। और अगर ये विच्छेद पद है तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, और अगर समस्त पद है तो इसका विच्छेद क्या होगा। तो ये दो चीजें संधि देखते से ही आपके मन में क्लियर हो जाएं, यानी तुरंत ही, मतलब 5 से 10 सेकंड में, तो आप समझ लेना आपको संधि ठीक से आ गई। तो हमारा आज का उदाहरण है यदि प्लस अस्ति। ज्यादा व्याख्या में न जाते हुए हम सीधे इसको बनाते हैं। तो यदि जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण है ई, ठीक है, और जो अस्ति है इसका प्रथम, अस्ति जो पद है इसका प्रथम वर्ण है आ। कल हमने सीखा है यदि पूर्व पद में यदि पहले यदि ई हो और बाद में आ अथवा अन्य कोई स्वर हो, केवल ई को छोड़कर, वैसी स्थिति में ये जो ई है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर या हो जाता है। इसको हम कर देते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए हम इसको यहाँ डिटेल में थोड़ा लिखते हैं। प्रकार से लिखा जाएगा य, और यहाँ से हमने क्या ले लिया है, ई हमने ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, य द। और अब ये जो ई है इसके स्थान पर क्या हो गया है, या, तो हम यहाँ ले आएंगे या। ठीक है, याद रखिए या जो है, अब यहाँ पर दा हलंत है और या भी हलंत है। ठीक है, अब इनको किस प्रकार मिलाएंगे, तो याद करिए वो पुरानी कक्षाओं में हमने कुछ संयुक्त व्यंजनों को पढ़ा था। हमने जाना था कि जो क्षा है ना, त्र, ज्ञ, उसके बाद आता है द्या, और एक होता है स्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। वैसे तो अगर कोई व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते ही हैं, लेकिन ये इनका स्वरूप थोड़ा सा अन्य संयुक्तों की अपेक्षा अलग होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो याद करिए इन संयुक्त व्यंजनों में जो एक व्यंजन था संयुक्त व्यंजन जिसको हम कहते थे द्या, जैसे विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय। तो ये जो द्या है वो किस किस से मिलके बनता था, तो आपको स्मरण अगर है तो आ रहा होगा कि ये बनता था दा और या से मिलकर। याद आया आपको। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर दा और या ये दोनों वर्ण हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दा और जब या मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे मिलकर, ये हो जाएंगे द्या, हो जाएंगे। चलिए अब बाद में इसके क्या है, आ है, तो ये द्या भी किस में जाके मिलेगा, आ में, तो हो जाएगा द्या पूरा। और लास्ट में हमारे पास अब बच जाता है आधा सा और ती, तो हम लिख देंगे ती। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। तो इस प्रकार से हमारा जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा यद्यस्ति। ठीक है, तो इस वाले वर्ण को याद रखिएगा, जहां पर ये है उसका मतलब है कि इसमें पहले कहीं ना कहीं अगर दो पद हैं तो वहां पर यण संधि अवश्य। तो आशा करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। मैं एक अन्य उदाहरण आपको देता हूं। तो एक और उदाहरण है हमारे पास, नदी प्लस आवेग, नदी प्लस आवेग। चलिए जब तक आप लोग इसको, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग बना लें और अपने मन में इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व हो जाए तो उसके बाद फिर मैं यहाँ उत्तर लिखूंगा, फिर आप लोग जो है मिलाइएगा कितने लोगों का सही है। चलिए अब मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, इसको समझाऊंगा बाद। इसका जो उत्तर है वो होगा नद्यावेग, नदी प्लस आवेग, इसका हो जाएगा नद्यावेग। कैसे होता है इसको आप समझते हैं। चलिए आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर नदी का हम लेंगे ई, और यहाँ पर दूसरे पद का लेंगे आ, दोनों को मिलाएंगे तो इस ई के स्थान पर हो जाएगा या। ठीक है, अब इन सबको हम मिला देते हैं। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से उतना कठिन नहीं है। अब आप लोग जो है थोड़ा पारंगत हो गए होंगे। तो ना दा में या मिलाया तो हो गया द्या, और द्या के बाद क्या है, दीर्घ आकार है यहाँ पर, तो दीर्घ आकार यहाँ पे मिल जाएगा तो हो जाएगा नद्या, और यहाँ पर वेगा का वेगा तो हो जाएगा द्या वेगा। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ से फास्ट पढ़ाने लगा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप लोग अब संधियों को बनाने लगे। चलिए, हमने कल ऊ का उदाहरण भी देखा था, तो उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी हमारी किसी भगिनी ने ये उदाहरण दिया था, तो इसी से समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पर हम
मध्वरी इस प्रयोग को ले रहे हैं। तो मध्वरी, तो कल मैंने आपको बताई है पहचान कि जिस पद में अगर जहां पर आपको लगे कि दो पद हैं और वहां पर अगर ई है, ई के स्थान पर क्या हुआ है, या है, और उ के स्थान पर क्या है, वा अगर हुआ है, और उनके पहले यानी या के पहले और वा के पहले अगर कोई आधा अक्षर है, जैसे कि यहाँ पे आप देखना है वा भी है और उसके पहले आधा धा भी है, तो मतलब समझ लीजिए वहां पर बहुत सारे चांसेस है कि वहां पे यण संधि हुई है। अब इसका हमें क्या करना है, विच्छेद करना है, क्योंकि हमको दोनों चीजें सीखना है, पदों को जोड़ना भी सीखना है, पदों का विच्छेद करना भी सीखना है। तो अब विच्छेद करने का नियम क्या है, तो बड़ा सरल सा है कि जहां जिस जो आधा अक्षर है उसी में हमें वो वाला स्वर लगा देना है जिसके स्थान पर या और वाह हुए हैं। तो यहाँ पर वाह किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर। तो जो आधा अक्षर है धा, उसमें हम क्या लगा देंगे, ऊ, तो हमारा बन जाएगा मधु। और अब आप देखें इस वाह में, ये जो वाह है इसमें कौन सा स्वर लगा है, ह्रस्व आ। तो यहाँ पर हम बाद में लिख देंगे ह्रस्व आ और लास्ट में लिख देंगे री, तो हमारा बन जाएगा मधु प्लस अरिही। क्या हो जाएगा, मध्वरी। अब आपसे कोई पूछे कि मध्वरी में कौन सी संधि है, आप बता दीजिएगा इसमें यण संधि। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सीखा है ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा। अब आप वर्णमाला को याद करें तो उसमें क्या होता है, पहले ई है, उसके बाद उ है, और उसके बाद क्या आता है, री आता है। उ के बाद क्या आता है, री। अच्छा यहाँ पर मैं ह्रस्व लिख रहा हूं, आपको दोनों लेना है, अगर कहीं पर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो दोनों एक ही बात। तो अब री के स्थान पर क्या होगा, तो या वा, कल हमने इसको क्रम को बदला था, यानी कि क्रम को, अब आता है रा, या वा रा। तो री के स्थान पर क्या होगा, रा होगा। उसी प्रकार जो स्वर है उसमें एक लृ भी आता है, लृ आता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला। ये इस प्रकार से चारों आदेश होते हैं। अब हम पहले री का एक उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि ये उदाहरण प्रायशः हमको देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम उदाहरण देखते हैं। मातृ, ये मात्र शब्द है, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये स्त्रीलिंगवाची जहां से माता शब्द बनता है, तो इसका एक मूल शब्द है मातृ, और यहाँ पर हम ले रहे हैं आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा यानी माता की आज्ञा। अब इसको हमें मिलाना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको मिलाने में बड़ी समस्या आती है, फिर आप एक बार सीख जाएंगे तो कुछ समस्या नहीं। तो यहाँ पर पहला पद है मातृ, दूसरा पद है आज्ञा। तो यहाँ पर जो मातृ का जो अंतिम पद है वो क्या है, री है। कैसे री है, ये जो त्रु है या त्रि है, इसमें आप देख रहे हैं कि री मिला हुआ है, इसलिए इसका अंतिम पद क्या हुआ, री। अच्छा अब यहाँ पर जो री मैंने निकाल दिया है, तो मेरे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पर मेरे पास बचा है माँ और आधा ता, क्योंकि री तो जो स्वर था वो मैंने निकाल दिया। अच्छा अब यहीं पर आते हैं हम, हमारा जो दूसरा पद है, दूसरे पद का हम क्या है, दूसरा पद आज्ञा का हम क्या लेंगे, आ लेंगे। तो अभी अभी हमने सीखा है कि यदि री वर्ण के बाद कोई सा भी स्वर हो, किसको छोड़कर, री को छोड़कर, तो वैसी स्थिति में जो री है, जो री है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है, रा हलंत रा, ठीक है, ये हलंत रा यहाँ पर हो जाता है। चलिए कर देते हैं। तो हमारे पास अब कैसी स्थिति आ गई कि इस री के स्थान पर हमें क्या मिल गया, रा मिल गया। चलिए और लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, आज्ञा। लास्ट में हमारे पास बचा है आज्ञा। अब इन सबको हम मिला देते हैं। इसको मिलाने की प्रक्रिया बड़ी सरल है। सबसे पहले हम लेंगे माँ और त, ठीक है, सॉरी, पहले हम लेंगे माँ, ता नहीं लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ता और रा ये दोनों एक साथ आ गए हैं व्यंजन। अब आप पुनः अपनी वर्णमाला को याद करें, और वहां पर हमने एक संयुक्त व्यंजन सीखा था, त्रा। याद आया कुछ, तो ये जो त्रा है वो किससे मिलके बनता है, ता और प्लस रा, यानी ता पहले रहता है और रा बाद में। वहां आपको मैंने बताया भी था कि जब इनका आप संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग करें तब इसका विशेष ध्यान रखें कि पहले क्या आता है। यहाँ पर पहले चूंकि ता है और रा है, इसलिए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, त्रा हो जाएंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, ता और रा को मिलाकर त्रा बना देते हैं, तो हमारा हो जाएगा त्रा। अच्छा अब मान लीजिए इसके स्थान पर हमने ता और रा के स्थान पर हमने त्रा बना लिया, तो त्रा के बाद क्या है, अब यहाँ पर आ है, तो
त्रा, सॉरी, इस आ को हम किस में मिला देंगे, त्रा में, तो क्या हो जाएगा, मात्रा। लास्ट में क्या है हमारे पास, ज्ञा, तो यहाँ पर लिख देंगे ज्ञा, तो हमारा शब्द बन जाएगा मात्राज्ञा। इस प्रकार यण संधि का एक उदाहरण था। चलिए अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं। तो ये मात्राज्ञा हो गया, और भी आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वो सब सारी प्रक्रिया वो है, पितृ का हम लेंगे री, ठीक है, और उपदेशा का लेंगे उ। री के स्थान पर हम क्या कर देंगे, रा। अब ये मैं बिना लिखे ही मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग जल्दी सीखें। तो री के स्थान पे हमने कर दिया रा, इन सबको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो अब थोड़ा सा दिमाग में आप मिलाने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार ये मिलेगा, तो हम लेंगे पी, अच्छा यहाँ पर बचेगा ता, ता और रा को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रा। अच्छा अब इस त्रा के बाद देखें क्या लिखा है, ऊ है, इस त्रा में क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा। जो भी स्वर होता है वो इसमें मिल जाता है, तो हमने मिला दिया ऊ, और यहाँ पर हमारे पास बचा है प दे शाह, तो हमारा शब्द बन गया पितृपदेश। आई थिंक मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अभ्यास के लिए आप ऐसे और भी उदाहरण देख सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये था। अब एक शब्द का जो है हम विच्छेद कर लेते हैं रा वाले का, ताकि हमको ज्यादा स्पष्टता हो। तो इसके लिए उदाहरण है, चलिए उदाहरण वैसे प्राय से कम मिलते हैं लेकिन हम इसको ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है पित्राज्ञा, तो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है, तो आप देखें त्रा है, अगर दो पद हैं और त्रा है तो समझ लीजिए वहां पर यण संधि हुई है। तो अब इसका विच्छेद करना है, तो हमें पता है विच्छेद, अगर त्रा है तो मतलब पक्का यहाँ पर क्या आया होगा, री तो आया होगा। अगर त्रा है तो क्या आया होगा, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, अगर त्रा है तो वहां पर क्या आया होगा, री आया होगा, ठीक है। और इस त्रा में कौन सा स्वर लगा है, देखिए आ लगा है, तो मतलब माफ कीजिए दीर्घ आ है, तो मतलब यहाँ पर क्या लग कर देंगे हम विच्छेद में, यहाँ पर दीर्घ आ, और आ के बाद यहाँ पर क्या है, ज्ञा, हमने लिख दिया आज्ञा। आप चाहे इधर से कान पकड़ लो चाहे इधर से, बात वही आने वाली है। और ये जो अगर त्रा है तो मतलब ता भी है, और ता में हम क्या लगा देंगे, री, और आगे लिख देंगे पी, तो हमारा हो जाएगा विच्छेद पितृ प्लस आज्ञा। तो इस प्रकार से पित्राज्ञा जैसे मात्राज्ञा, उसी प्रकार से पित्राज्ञा, इसका क्या हो गया, विच्छेद हो गया। चलिए अब हम एक लरी का उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। इनका उपयोग बहुत हमारे सामान्य लौकिक व्यवहार में बहुत कम होता है, वेदों में अधिक प्रयोग होता है, तो इसके एक दो उदाहरण ही देखने को मिलते हैं। तो एक उदाहरण मेरे पास जो है वो आपको बता देता हूँ, वो है ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ली है, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो नए लोग जुड़े हैं तो याद रख रहे हैं कि ये जो ली है ना, ये व्यंजन नहीं है, ये ली पूरा का पूरा स्वर है। तो अभी हमने सीखा है कि ली के स्थान पर ला करना है, ये जो ली है इसके स्थान पर ला करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ली है इसके पूरे के स्थान पर, अरे भाई कहाँ गया, इस पूरे के स्थान पर हम कर देंगे ला, ठीक है। और इस ला में अब क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ला, और बाद में क्या बचा है, कृति, तो हो जाएगा लाकृति। ये लाकृति किसको बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण को, ये मैंने पिछली बार भी तबल कारा में बताया। तो ये एक ही प्रयोग मेरे को मिला है, और अगर मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ली प्लस आकृति लाकृति, और लाकृति में कौन सी संधि है, यण संधि। तो इस प्रकार से हमारी यण संधि यहाँ पर समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आप यण संधि को ठीक से समझ गए होंगे, और अब आपका गृह कार्य यही रहेगा, आप जो है कल केवल यण संधि के हमारे ग्रंथों से 5 उदाहरण जो है, 5 उदाहरण जो आपको अच्छे लगे उनको आपको लेकर आना है, यण संधि के 5 उदाहरण, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अयादि संधि। जो हमारी अगली संधि है उसका नाम है अयादि, अयादि संधि। ये भी एक विशिष्ट प्रकार की संधि है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से, इसको समझना बड़ा जरूरी है, और इसके कई सारे प्रयोग हमारे शास्त्रों में देखने को। अयादि संधि में होता क्या है, अब हम उस कहानी पे चलते हैं जो हमने शुरुआत में सीखी। क्या हुआ था, अभी यण संधि तक क्या हुआ है कि जो दीर्घ संधि में पहले वो आपस में लड़ते हैं, यानी वर्ण,
वहां पे सवर्ण संधि होती है। फिर वो आ जो है ई के पास जाता है, मतलब पहले आ फिर बाद में ई, तो गुण हो जाता है, ए हो जाता है। अच्छा, वृद्धि संधि में क्या हुआ था, मतलब वृद्धि संधि में पहले वो ई उ री री तक को मारता है, फिर ए तक के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमने यण संधि में सीखा कि वहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि ई पहले है और आ बाद में है। तो अब अयादि संधि में भी वैसा ही काम होगा कि अब अयादि संधि जो है इसका संबंध किससे है, एक बार हम इसको अच्छे से लिख देते हैं क्रम से ताकि आपको समझ में आए। तो इसका संबंध देखिए, अभी क्रम से क्या क्या हो गया है, पहले ई है, फिर उसके बाद ऊ है, फिर री है, फिर री है। और उसके बाद कौन से स्वर आते हैं, उसके बाद आते हैं नीचे वाले स्वर आते हैं ए, फिर आता है आई, फिर आता है नीचे ओ, और कौन सा स्वर आता है औ। ये चार स्वर नीचे आते हैं। अब इस संधि में क्या होगा कि ये चारों स्वर पहले होंगे और बाद में आ होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हमको इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। इस क्रम को आप अपने दिमाग में जो है बिठा लीजिएगा ताकि आपको आगे समस्या ना हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रम आपको दे रहा हूँ, चलिए क्रम को आप याद रखिएगा। सबसे पहले है ए, फिर है, सॉरी थोड़ा सा इसको जूम करके लिखता हूँ, ज्यादा ही छोटा हो गया है। चल इतना ले लेते हैं। सबसे पहले है ए, फिर है आई, ठीक है। और उसके यहाँ चूंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। फिर आता है ओ और उसके बाद आता है औ, इस प्रकार से। अब आपको याद क्या रखना है कि जो ए है इसके स्थान पर होता है आय, के स्थान पर होता है आय, और आई के स्थान पर होता है आय, ठीक है। आई के स्थान पर क्या होता है आय। ये नियम अभी तक मैंने जितनी संधियां पढ़ाई हैं आपको पहले मैं उदाहरण दे रहा था, बाद में नियम बता रहा था। लेकिन इस संधि में पहले नियम बता रहा हूँ, बाद में उदाहरण बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप इतना तो सीख चुके हैं कि आपको उदाहरण की आवश्यकता उतनी नहीं। चलिए अब बाकी जो दो बचे हैं, तो पहले ए के स्थान पर हमको क्या करना है, अय करना है। आई के स्थान पर हमको क्या करना है, आय करना है। अच्छा, ओ के स्थान पर क्या करेंगे, तो ओ के स्थान पर हम करेंगे अव, और ओ के स्थान पर हम करेंगे आव, इसलिए इसको अयादि संधि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्रम से, ए आई ओ औ, और कौन कौन से आदेश होंगे, तो अय आय अव आव, ठीक है। इस प्रकार से अय आय अव आव, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर से आप एक बार, आपको अगर चाहें तो आप ऐसी चारों उंगलियां लेके गिन सकते हैं, ए आई ओ औ क्रम से, और उनमें क्रम से अय आय अव आव। चलिए अब इसको हम इस क्रम को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस संधि में एक सेकंड पहले मैं उदाहरण बता दूं फिर आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले आता है चे प्लस अनम, चे प्लस अनम। इस संधि में आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है मैं पहले ही बता देता हूं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पद है चे, ठीक है। अगर हम कहें कि इस चे का कुछ अर्थ होता है क्या, तो अगर हम संस्कृत किसी भी परंपरा में जाएं तो जो चे है वो उसका कोई अर्थ नहीं। अगर आप देखें ये जो चे है किस किस से मिलकर बना है, च और ए से, यानी वर्णों का समूह तो है, तो हम वर्णों का समूह कहते हैं। तो ये शब्द तो है, मतलब अगर हम अनेक अनेक वर्णों को मिला दें तो शब्द बन जाता है, लेकिन हम इसको पद नहीं कह सकते। याद रखिएगा मैंने सिखाया था पद किसको कहते हैं या शब्द किसे कहते हैं, जहां पर अनेक वर्ण मिलते तो हैं परंतु उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना। हमारे जूना भाई ने बताई हुई थी बहुत अच्छे से परिभाषा की, जो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है जिसमें अर्थ हो, उसको हम कहते हैं शब्द, अथवा हमारी हमारी दूसरी परिभाषा में कहें पद। लेकिन यहाँ पर जो चे है इसका कोई पद, इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए ये पद नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो संधि है ये मात्र तभी होती है जब पहले पद का, यानी पहला जो, हम इसको पद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम संधि उसी विधि से सीख रहे हैं। तो ये जो पहला पद है ये एक्चुअल में पद नहीं है बल्कि इसका कुछ अर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में ही ये
अयादी संधि होती है अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पद होता। अब पद कैसे होता, हम एक बार इसको दूसरे इसी के नीचे एक पैरेलल उदाहरण लिख के देख लेते हैं। मान लीजिए अब मैं आपसे पूछता हूं, राम जो शब्द है उसका सप्तमी एक वचन, राम शब्द का सप्तमी एक वचन क्या बनता है? 3 सेकंड का टाइम है, सोच लें, फिर मैं लिखता हूं। क्या बनता है? रामे, रामे। ठीक है। अब कितनों ने सही उत्तर दिया था? जिन्होंने नहीं दिया वो उसको याद कर ले। चलिए, तो जो रामे शब्द है, अगर आप देखें तो इसमें भी ए लगा हुआ है और उसी तरह से चे में भी लगा हुआ है, लेकिन इस चे का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन रामे, अब रामे कहाँ का है? सप्तमी का है, एक वचन है। सप्तमी अधिकरण जो है कारक हमारा, उसका चिन्ह क्या है? मैं पे पर, यानी राम में, राम पर, ये इसका अर्थ बन जाएगा, लेकिन चे का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जहां पर कोई पद नहीं होता है, जिस जिस संज्ञा में कोई पद नहीं होता है, वहीं पर ये संधि होती है। कौन सी संधि है ये? अयादि संधि। ठीक है। चलिए, इसको हम अब लिखते हैं, कुछ समझते हैं। अयादि संधि कब होगी? जब पहला पद कोई पद नहीं होगा, यानी पहला जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होगा, तभी ये संधि है। वैसी स्थिति में करना क्या है? अच्छा, जब मान लीजिए जब पद होगा, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर कहीं पर पद है, जैसे रामे है और उसके बाद कोई स्वर है, तब क्या होगा? तो हम आगे वाली संधि में पढ़ेंगे, तब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, अभी पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चा में ए है, तो हमने यहाँ से ए ले लिया और अनम का हमने ले लिया आ। अच्छा, तो यहाँ पर हमको जो चीज याद रखनी है वो यण संधि जैसी है। इसमें जो परिवर्तन होता है, ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे गुण में है ना, दीर्घ में या वृद्धि संधि में मिल रहे थे। यहाँ पर भी यण संधि जैसा ही काम होता है। यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो मात्र और मात्र केवल ए के स्थान पर होता है, आ में कोई परिवर्तन नहीं। तो अभी हमने सीखा यहाँ पर ऊपर, मैं थोड़ा ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या था? ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? ए है, तो ए के स्थान पर हम क्या रख देंगे? अय रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इधर करें। हाँ, ए के स्थान पर क्या रखना है हमको? अय। अच्छा, अय में जो या है वो हलंत है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था? चे में से हमने ए ले लिया, तो हमारे पास बचा चा, आधा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? अनम। हमारे पास यहाँ क्या बचा है? अनम। अब इसको हम सबको मिला देते हैं। चलिए, तो किस प्रकार मिलेगा ये? ध्यान से देखते जाइएगा। चा के बाद आ है, तो चा में आ मिलाया तो बन गया चा। और या के बाद भी आ है, तो या में आ मिलाया तो बन गया या। और नम का नम। तो हमारा शब्द क्या बन गया? चयनम। क्या बन गया? चयनम। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास समस्त पद आ गया, उदाहरणार्थ, एक सेकंड मैं निकाल दूं इसको, रुकिएगा, है ना। इसमें एक ही उदाहरण दिया है क्या? हाँ, ये दिया है। चलिए, जैसे कि क्या है? नयनम। क्या दिया है? नयनम। अब इस संधि को हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जहां पर आप इसको अगर आराम से उच्चारण करेंगे, नायनम, नायनम, आयनम, आपको अय का साउंड आएगा। तो ये जहां पर जिन शब्दों में आपको अय का साउंड आए, वहां समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है? अयादि संधि। इसी तरह अय का साउंड हो, या हमने ऊपर पढ़ा कि अय आय अब आप, ये चार हैं, इन चारों का उच्चारण जहां होगा वहां पे अयादि संधि। विच्छेद कैसे करेंगे? तो जहां पर देखिए अय का साउंड कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, नय, नय। तो हमें पता है कि अय कब होता है? ए के स्थान पर। तो जो पहला जहां पर अय आ रहा है, वहां पे पहले वर्ण में हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, तो हो जाएगा ने। और बाद में या में देखे कौन सा स्वर है? आ है, तो ने प्लस कर देंगे, ने प्लस कर देंगे हम अनम, तो हो जाएगा नयनम। तो इस प्रकार इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। चलिए, अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। ये नयनम और चयनम में कौन सी संधि हो गई? अयादि। इसको फटाफट समाप्त करते हैं। चलिए, आगे है हमारे पास दूसरा उदाहरण है, गई प्लस अकहा। गई प्लस अकहा, ये हमारे पास दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है? आप देख रहे हैं, जो पहला पद है गई, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। गई का अर्थ क्या होगा? वैसे गई एक धातु होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल में ये अपद में ही प्रयुक्त है। ठीक है, गई, गई का अर्थ होता है गाने के अर्थ में, तब गई धातु होती है। लेकिन अकहा जो है, इसका भी अगर हम देखें तो इसका भी एक अर्थ होता है।
लेकिन यहाँ ये दोनों पद जो हैं अपद में ही प्रयुक्त हैं, इसलिए यहाँ पर ये संधि हो जाएगी। चलिए, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं जो गई है इसमें क्या है, आई है, तो उस आई को हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा लिखते समय याद रखें, जब व्यंजन में जोड़ेंगे तो दो मात्राएं, और व्यंजन से भिन्न जब स्वर में लिखेंगे तब एक मात्रा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ग। ठीक है, और यहाँ पर तो अका है ही। अब हमें क्या करना है, यदि ए के बाद कोई सा भी स्वर हो आई को छोड़ के, तब इस आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ए के स्थान पर अय, और आई के स्थान पर क्या होता है, आय। आई के स्थान पर क्या होता है, आय। ठीक है, तो हम इस आई के स्थान पर कर देते हैं आय। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है ग, यहाँ पर बचा है हमारे पास अकहा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इन सबको हम क्या कर देते हैं, अब मिला देते हैं। चलिए भैया, गा के बाद अस्वर है तो गा, और कैसा है, दीर्घ है तो हमने दीर्घ गा कर दिया, और या के बाद यहाँ पर आ है तो या को हमने ह्रस्व में मिला दिया, और यहाँ पर बचा कहा, तो हमारा शब्द बन गया गायकः। उसी तरह से बनता है नायकः। तो गई प्लस अकहा गायकः, नई प्लस अकहा नायकः। ठीक है, तो इस तरह से आप अनेक शब्दों को और भी ढूंढ सकते हैं। चलिए, अब हम अगली अगले उदाहरण पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है कि ए के स्थान पर हमको करना है अय, कब, जब ए जो है पदांत ना हो। ठीक है, पदांत मतलब पद के अंत में ना हो तब। और वैसे ही आई के स्थान पर हमको करना है आय, जब वो पद के अंत में ना हो। चलिए, अब देखें, ए हो गया, आई हो गया, आई के बाद क्या आता है, ओ। तो अब हम ओ का उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ओ का उदाहरण है, चलिए, नहीं ये वाला नहीं, ये लेते भो। अब ये भो जो है, ये वैसे तो अगर हम देखें, हमने संबोधन में पढ़ा ना, हे भोरे, तो ये अगर एक दृष्टि से देखें तो एक प्रकार का संबोधन शब्द है, अव्यय है। परंतु यहाँ पर बिना मतलब पदांत अर्थ में उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है भो। और यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस अनम, भो प्लस अनम। अच्छा, अनम का भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये संधि प्रयुक्त हो जाएगी। चलिए, तो भो प्लस अनम हमारे पास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि भो में जो पहला पद है भो, उसमें क्या है, ओ है, और ओ के स्थान, ओ के बाद क्या है, यहाँ पर आ है। ठीक है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है, सीख गए। ओ के स्थान पर हमको क्या करना है, अब आदेश करना है। सीखा ना अभी हमने, अय आय अव, ओ के स्थान पर अब। यहाँ पर हमारे पास बचा था व, यहाँ पर हमारे पास बचेगा अनम। इन सबको हम मिला देंगे। आई थिंक आप लोग मिला चुके होंगे पहले से ही। ठीक है, तो क्या होगा, भा में आ मिलाया तो भ, वा में आ मिलाया तो व, और नम का नम। तो हमारा शब्द क्या बन गया, भवनम, भवनम। एक और उदाहरण देख लेते हैं, चलिए। अरे ये मिट क्यों रहा भाई, चल, एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा स्पष्टता हो। हम्म, पो प्लस अनहा, पो प्लस अनहा। तो यहाँ पर पा में ओ है, ओ के स्थान पर क्या करना है हमको, अब करना है। यहाँ पर हमारे पास बचेगा आधा पा, और यहाँ पर आ जाएगा अन, अनहा। ठीक है, इस प्रकार से सबको मिला देते हैं। चलिए भैया, तो पा में आ मिलाया तो प, वा में आ मिलाया तो वा, और ना का नहा, तो क्या हो गया, पवनहा। क्या हो गया, पवनहा। तो इस प्रकार से वो के स्थान पर अब आदेश करने पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, पवनहा शब्द ये हमारा बन गया। चलिए आगे, अब हम औ के उदाहरण को और देख लेते हैं। तो औ के स्थान पर क्या होगा, अय आय अव आव। इसको आप, इस सूत्र को याद रखिएगा, अय आय अव आव। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है पौ, पौ प्लस अकहा, पौ प्लस अकहा। ठीक है, पौ प्लस अकहा, मिला देते हैं इनको। तो पा में देख रहे हैं आप, औ है, पा में क्या है, यहाँ पर औ है, तो औ के स्थान पर, अब मैं सीधे सीधे कर देता हूँ डायरेक्ट। तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है प, यहाँ पर बचेगा अकहा। मिला दीजिए सबको, तो क्या बनेगा, पा प्लस आ, पा, वा प्लस आ वा, और कहा कहा। तो बन गया हमारा पावकहा, पावकहा। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, ये
अच्छा किसी ने मैसेज किया था, चलिए। नौ प्लस इकहा, नौ प्लस इकहा। अच्छा देखें, जरूरी नहीं कि हर बार आ ही आए, कई बार दूसरे जो हैं वो भी आ जाते हैं, दूसरे स्वर भी आ जाते हैं। तो अगर दूसरा स्वर कोई आएगा तब भी यही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर औ पहले हो और बाद में कोई स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, तो वैसी स्थिति में ये जो औ है इसके स्थान पर कौन सा आदेश होता है? अभी हमने सीखा आव आदेश होता है। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आव आदेश। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? ना, और यहाँ पर आ जाएगा इकहा। तो इन सबको हम मिला देते हैं। चलिए, तो क्या होगा? ना में आ मिलाया तो ना, वा में ई मिलाया तो वी, और कहा का कहा, तो हमारा शब्द बन गया नाविकहा। नाव प्लस नौ प्लस इकहा नाविकहा, पो प्लस इकहा पावकहा। तो आशा करता हूं आप ये हमारी जो अयादि संधि है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार पुनरावृत्ति के लिए आपको मैं बता देता हूं कि क्रम 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 याद रखिएगा। ए के स्थान पर अय, ठीक है, ऐ के स्थान पर इसी का दीर्घ कर दें आय, अय आय। ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर क्या होता है? आव आदेश। इस प्रकार से चारों आदेश ए आई ओ औ के स्थान पर होते हैं। चलिए, अब हमारी जो अगली संधि है वो है जो इसका अपवाद है। इसका अपवाद मतलब कि अगर, जो भी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कहीं पर पद आ जाता है, जहां पर कहीं पर, जैसे अभी हमने देखा रामे आ गया, चलो इसी से समझ लेते हैं। रामे प्लस अस्मिन, ये हमारा एक उदाहरण है, रामे प्लस अस्मिन। ठीक है, अस्मिन शब्द ये जो है सर्वनाम शब्द है अदस का, इसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अदस शब्द के सप्तमी में बनता है अस्मिन, और रामे तो आप जानते ही हैं अकारांत पुल्लिंग। अब ऐसी स्थिति आ गई, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो पहला पद है रामे, यहाँ पर क्या है? ए है, और अस्मिन में भी आप अगर देखें तो यहाँ पर आ है। तो जो अभी जस्ट हुआ था, क्या हुआ था? हमने अगर यहाँ पे हम उदाहरण देखें तो क्या था? चे प्लस अनम, चे प्लस अनम। तो वहां भी ये स्थिति बनी थी कि इस चे में भी ए था, और ए के बाद यहाँ पर क्या था? आ था। तो भैया अब यहाँ पर ए के बाद आ आने पे तो हम इस ए के स्थान पर क्या कर रहे थे? अब कर दे रहे थे। अब तो क्या यहाँ भी ऐसा होगा? पाणिनि जी कहते हैं नहीं, ये अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए कोई पद है, जैसे रामे हैं, बाद में अस्मिन है, अगर ये पद हैं, पद मतलब इनका कुछ अर्थ है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर अयादि संधि नहीं होगी। अपितु क्या होगा वो हम अब सीखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये बहुत ही सरल संधि है, आप तुरंत समझ जाएंगे, ये आपने पहले देखी। तो इसमें होता क्या है? तो ये जो रामे है ये रामे ही रहेगा, बस इसमें जो आ है, ये जो आ है, इसके स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? अवग्रह चिन्ह। याद करिए, वर्णमाला की कक्षा में आपको मैंने बताया था, ये इस प्रकार का जो एस बनता है इसको हम क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। और तभी मैंने आपको बताया था कि अवग्रह किसका पर्याय है? ये अह्रस्व आ का पर्याय है। अगर से तो कहीं दो लगे हैं तो वो दो आ बता देंगे, वैसे तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, महाभारत में ही ये दो आ का प्रयोग होता है। बाकी हमारे और परवर्ती ग्रंथों में ये प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिक मिलता है, एक सिंगल अवग्रह। तो ये सिंगल अवग्रह कब होता है? जब वहां पर इसको, इस संधि का जो नाम है वो है पूर्व रूप संधि, यानी जैसा रूप पहले का है वैसा ही वो बन जाता है। तो यहाँ पर रामे का रहेगा रामे, और इस आ के स्थान पर आ जाएगा अवग्रह। तो हमारा जो सही शब्द बनेगा, ये सब मैं बता दूं ताकि आपको स्पष्ट हो, तो क्या हो जाएगा? रामे का रामे, आ के स्थान पर हम लगा देंगे अवग्रह, और बाद में जो ये अब आ के स्थान पर अवग्रह आ गया, इसलिए आ हट गया, और स्मिन का स्मिन, तो हमारा बन गया रामेस्मिन। इस संधि का नाम क्या है? नाम लिख लीजिएगा, पूर्व रूप। पूर्व का मतलब पहले का, रूप मतलब पहले जैसा, तो जैसा पहले है उसी के समान ये बन गया। और आ जो है अपने को, अच्छा ये किसका अपवाद है? तो ये हमने अभी जो संधि पढ़ी अयादि संधि का ये अपवाद। चलिए एक और उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, तब आप अच्छे से समझ पाए। जैसे कि हाँ चलो, किसका चलो यही दे देते हैं आपको, वृक्षे। वृक्षे और प्लस है अपि। ठीक है, वृक्षे प्लस अपि। तो वृक्षे कहाँ बनेगा? ये भी सप्तमी एक वचन में बनेगा। और किसके किसके वृक्षे सप्तमी एक वचन अकारांत पुल्लिंग। और अपि जो है ये अव्यय है, इसका हिंदी अर्थ होता है भी।
ये अव्यय की कक्षा एक मैं अलग से आपको ले लूंगा, लेकिन अभी जैसे जैसे प्रसंग में आ रहा है वैसे वैसे आपको बता देता हूँ कि ये अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है जो इनका स्वरूप नहीं बदलता है ना, और इसका हिंदी अर्थ होता है भी। तो ये अपी एक अव्यय है, ठीक है। चलिए, अरे मिट्टी है, हाँ तो अपी। अब इन सबको मिला देंगे तो वही स्थिति है, वृक्ष का ए है, वृक्ष का माफ कीजिए, वृक्ष का ए है और अपी का क्या है, आ है। इनको अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर वही है कि ए के बाद आ है तो अयादि संधि होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्यों, ये दोनों जो है पद हैं। वैसे तो अगर ए के ये पहला ही जो है अगर वो पद है तब भी ऐसा हो जाता है। वैसे तो आपको उदाहरण में ज्यादातर दोनों जगह ही पद देखने, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस वृक्ष का रहेगा वृक्षे, और ये जो आ है इसके स्थान पर क्या कर देना है, अवग्रह लगा देना है, और लास्ट में जो लिखा है वर्ण पी तो यहाँ पर लिख दिया, तो वृक्षेपी। इसकी पहचान क्या है संधि की, तो संधि की पहचान जहां पर अग्रह लगा हो वही इसकी पहचान है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरेव, यहाँ पर इस प्रकार से कहीं पर आपने पढ़ा हरेब लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम, छोटा हो गया, इसको साफ करते हैं, चलिए फिर अच्छे से लिखूंगा मैं। कहीं पर लिखा हुआ है हरेव, इस प्रकार से, तब इसमें कौन सी संधि है, तो आप देखें कि अवग्रह चिन्ह लगा है, मतलब कौन सी संधि है, पूर्व रूप है, और इसका विच्छेद बड़ा सरल है, तो हरे का रहेगा हरे, और आके इस अवग्रह के स्थान पर आ जाएगा आ, और आ जाएगा वा का वाह, तो बन जाएगा हरे प्लस अव, तो बड़ा क्या हो गया हरेव, इस प्रकार से। बस इसमें फर्क ये पड़ता है कि जो आ है उसका बोल जब हम इनको समस्त पद बना देते हैं तो इसका उच्चारण नहीं करते, बल्कि इसको हम लोप कर देते हैं ना। जैसे इंग्लिश में होता है ना, कोई भी पहला जो शब्द है, जैसे एक होता है ना आवर, HOUR आवर, इसमें एच जो है साइलेंट हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो ये पूर्व रूप संधि थी। अब जो है आगे एक आएगी पररूप संधि, ठीक है, जो कि अपवाद है किसका, वृद्धि संधि का, और एक आती है प्रकृति भाव संधि, तो वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके उपरांत जो है हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज का जो शेष पाठ है उसके अंतर्गत आपको मैं अब पढ़ाने लगा हूँ एक नया शब्द रूप। एक मिनट मैं इसको ले लूं पहले, नहीं होगा, हाँ ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए, तो ये जो शब्द रूप है ये है हरि, हरि शब्द है, हरि शब्द है, जैसे आप देख रहे हैं हरि शब्द का अंत में क्या है, ई है, इकारांत है, इकार अंत में है, और ये कैसा है, पुल्लिंगवाची है, ये इकारांत है और पुल्लिंगवाची शब्द है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो हरि शब्द है, पुल्लिंग है और इकारांत है। अब दुनिया में जितने भी इकारांत पुल्लिंग होंगे, जैसे कपि है ना, और भी है रवि, तो जितने भी इकारांत है वो सब इसी के समान चले। पढ़ते हैं एक बार, दोहराइएगा आप मेरे साथ पीछे पीछे मन में ही, मतलब माइक म्यूट करके ही, ताकि कक्षा डिस्टरबेंस ना। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं प्रथमा, हरि, हरि, हरयः। यहाँ पे आप देखें एक वचन में बना है हरि, और जब द्विवचन बनेगा यानी दो लोगों को हम बोलेंगे तो बनेगा हरि, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक बार फिर से, चलिए, हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन। तृतीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरिभिः, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। चतुर्थी, हरये, हरेभ्याम, हरेभ्यः। पंचमी, हरेः, हरेभ्याम, हरेभ्यः। षष्ठी, हरेः, हर्योः, हरेः, हर्योः, हरीणाम, यहाँ पे दीर्घ है, ठीक है, हरीणाम। और सप्तमी, हरौ, हर्योः, हरिषु, यहाँ पे शका जो शाह है वो कैसा है, तालव्य, सॉरी माफ कीजिए मूर्धन्य है। तो हरौ, हर्योः, हरिषु, संबोधन हे हरे, हे हरि, हे हरयः। एक बार हम पुनः इसको देख लेते हैं, चलिए तो थोड़ा सा छोटा करके ये सब मिटा दें पहले हम, अब डायरेक्ट पढ़ देंगे, ठीक है। आप लोग अब आप लोग मिलाइएगा।
एक सेकंड। चलिए, प्रथमा हरि प्रथमा हरि हरि हरयः, द्वितीया हरिं हरि हरीन्, तृतीया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, चतुर्थी हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, पंचमी हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, षष्ठी हरेः हर्योः हरीणां, सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु संबोधन, हे हरे हे हरि हे हरयः। तो आशा करता हूं आप लोग इनको जो है याद कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। अब इसका हम एक बार हिंदी अर्थ कर लेते हैं और एक दो प्रयोग बना के देख लेते हैं। जैसे कि हिंदी अर्थ क्या है, प्रथमा, आपने कारक पढ़े हुए हैं सभी ने, तो प्रथमा में क्या होता है, ने कब होता है, भूतकाल के लिए। तो मान लो हरि ने खाना खाया, हरि ने, हरि ही भोजनम अखादत। अब ये लंग लकार आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। फिर उसी तरह से हरिम द्वितीया, हरि को, हरि यानी दो हरियों को, हरीन बहुत सारे हरियों को। उसी तरह से अगर आप तृतीया, तो ये हरिणा, तो क्या है, तृतीया का कारक चिन्ह है ने से के द्वारा, क्या से के द्वारा, तो हरि के द्वारा, हरिभ्याम दो हरियों के द्वारा, हरि भी बहुत सारे हरियों के द्वारा। हरि बोलते हैं विष्णु भगवान को, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार ये हरि शब्द है। तो एक इसका एक हम चलिए सरल सा हम वाक्य बना के देख लेते हैं नीचे। चलिए, तो जैसे कि उदाहरण के लिए कैसे, चलो दूसरा, हम्म, चलो ऐसे ही बना देते हैं, राम हरिम भजति, रामा हरिम भजति। ये भज धातु है, ठीक है, धातु कौन सी है, भज, किस अर्थ में आती है, भजन करने के अर्थ में, है ना। और तो राम, राम जो है किसको भजते हैं, राम जो है भजते हैं किसको, हरि को। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, हरिम, भी हमने पढ़ा, द्वितीय एक वचन में बनता है हरिम। तो हरि को, राम हरि को भजते हैं। तो इस प्रकार आप जो है सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है, आज चूंकि हमारा विषय जो है जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन कल हम जो है इसको बढ़ा करके और व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। पर रूप संधि के क्योंकि ये उदाहरण यहाँ कम दिए हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया आगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। और प्रकृति भाव के भी कुछ उदाहरण है जो मैं ढूंढूंगा और फिर आपको बताऊंगा। अगर आप किसी के कोई प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः।